चलें जी, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो ऑफ दिस सेशन एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस डे। और आज की नशिस्त में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 13 पार्टनरशिप एक्ट का तीसरा और आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज़, यानी ये पार्टनर्स के थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं। इसको मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, बल्कि एक अहम टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपर और होल्डिंग आउट। आपकी किताब ने इसको थोड़ा सा इंटरचेंजेबली यूज़ किया हुआ है, लेकिन जबकि थोड़ा सा ना इसमें एक फाइन लाइन है, एक डिफरेंस है स्टॉपिल और होल्डिंग आउट में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपिल और होल्डिंग आउट कहता क्या है। सबसे पहले मुझे समझने की ज़रूरत है कि स्टॉपिल का मतलब क्या होता है और होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है। देखो, स्टॉपिल का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कुछ ऐसा कर बैठें जिससे पब्लिक के दरमियान एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि क्या वो मेरा पार्टनर है, क्या वो फर्म का पार्टनर है या नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नोटिस ऑफ रिटायरमेंट देना भूल जाएं। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नोटिस ऑफ रिटायरमेंट देना भूल जाएं। अब जिसकी वजह से लोगों को लगेगा शायद मिस्टर XYZ जो है वो ABC फर्म में पार्टनर है, जबकि वो नहीं है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट अप्लाई होगा। अच्छा, स्टॉपिल क्या होता है। स्टॉपिल ये होता है कि एक बंदा डेढ़ होशियार वो उठता है और वो कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, बेटा मैं उस फर्म का पार्टनर हूँ, हल्के मुझसे बात करना, बात समझ आ रही है, ज़्यादा बरमबाजी नहीं कराना, मैं उस फर्म में पार्टनर हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ पे एक मज़ाहिया तौर पे समझाने के लिए एक 9 मई का वाक़या लिखा हुआ है। 9 मई को हमारे पाकिस्तान में जो है ना एक बड़ा वाक़या हुआ, यानी कि कुछ स्पेसिफिक पार्टी के लोग उठते हैं और जाके धरना करते हैं और जो है ना वो सब कुछ तबाही मचाते हैं, मारपीट करते हैं। ठीक है जी, अपने लिमिट्स को एक्सीड करते हैं। ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट चले जाते हैं। अच्छा, और वो अपने आप को एक स्पेसिफिक पार्टी का बंदा बताते हैं कि जनाब हम उस फला बंदे की मोहब्बत में हम ये वाला काम करने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब छापा पड़ता है, जब लोग उठाए जाते हैं, तो जो स्पेसिफिक पार्टी होती है वो क्या कहती है, भाई हमारे तो बंदे ही नहीं है, हम तो बोले ही नहीं है, हमारी कोई एसोसिएशन है ही नहीं। अब जिसने डेढ़ होशियारी की थी, नहीं मैं ब्लैक वीगो वालों के अगेंस्ट तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने ये काम किए थे, बुरे काम किए थे ना। ठीक है, तो अब जब इनको उठाया गया तो उन्होंने क्या बोला, भाई हाँ बुरे काम तो नहीं करने चाहिए ना, तो मैं तो उन इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, तो अब हुआ क्या, जब इनको उठाया गया तो जो भी पार्टी थी XYZ उसने क्या कहा, ये हमारे लोग तो है नहीं, हमारे बंदे तो है नहीं। अब जो इंडिविजुअल डेढ़ होशियारी कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था एज इफ कि मैं जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना इनका चेला हूँ, सपोर्टर हूँ, उनको क्या कर लिया गया, उठा लिया गया। वो क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। इनके ऊपर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा होल्डिंग आउट का। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो वो वाले पार्टनर, जब पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मिलकर कोई ऐसा काम करें जिससे लोगों के दरमियान कन्फ्यूजन क्रिएट हो, वो क्या होता है, स्टॉपिल। और होल्डिंग आउट क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करे अपने आप को किसी फर्म का पार्टनर। ठीक है जी, अच्छा, वो कह रहे हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज अ पार्टनर एंड अलाउज अदर टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज अ पार्टनर। ठीक है, यानी कि 3 दोस्त बैठे हुए थे, दूसरे ने तीसरे को बताया तो मैं बताइए उस फर्म में पार्टनर है, और ये खामोश बैठा रहा, इसने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि इसने अलाउ किया कि सामने वाला उस बात पे यकीन कर ले कि मैं उस फर्म में पार्टनर हूँ। अब जब थर्ड पर्सन उस फर्म को जाके लोन देगा तो क्या इसको पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा, क्योंकि तुम सामने बैठे हुए थे, तुम्हारे सामने वाली बात हुई है कि उस फर्म के तुम पार्टनर हो। मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है जी, अच्छा, और थर्ड पार्टी ने नोटिस दे दिया तो अब वो लायबल होगा एज इफ वो एक्चुअल पार्टनर था। अच्छा, अब वो कह रहे हैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी होती है। नॉलेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इमर्टियल है, इट डजेंट मैटर कि सामने वाले को नॉलेज थी उस बात की या नहीं थी। वो कैसे, आओ एक काम करते हैं, पहले ये पढ़ लो कि रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। कह रहा है अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज पार्टनर बाय स्पोकन और रिटन वर्ड्स या फिर कंडक्ट। एग्जाम्पल कहते हैं कि पारस रिप्रेजेंट करती है रिजवान को दैट ही इज़ अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ अरसलान नोमान अली वाइल एक्चुअली ही इज़ नॉट अ पार्टनर। ऑन द फेथ ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन रिजवान ने क्या किया, फर्म को उधार दे दिया। ठीक है, और फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, तो रिजवान क्या करता है, पारस को लायबल ठहरा सकता है क्योंकि तुमने ये शो किया था कि तुम उस फर्म में पार्टनर हो। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होने जा रहा है। वो कह रहा है कि पारस इज लायबल ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग आउट। ठीक है, एंड पारस इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दैट ही इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। बात समझ आ रही है। चलो ओके, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कह रहा है अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में नोइंगली परमिट अदर्स टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज। एक पार्टनर बैठा हुआ है और वो जानबूझ के लोगों को ना परमिट कर रहा है कि तुम ज़रा सामने वाले को बता दो कि मैं पार्टनर हूँ, या सामने वाला अगर किसी को बता रहा है तो ये इसको मना भी नहीं कर रहे। एग्जाम्पल, जाहिद ने यासिर को बताया कि मैं एक फ़र्म में पार्टनर हूँ जो कि आमिर और बाकिर की फ़र्म है। ठीक है, यासिर ने ये बात अपने दोस्त कामरान को बता दी। ठीक है, कामरान ने इनको माल उधार पे दे दिया। ठीक है, कामरान कैन होल्ड जाहिद लायबल। कामरान किसको पकड़ सकता है, जाहिद को पकड़ सकता है।
ठीक है, फॉर द अनपेड गुड्स अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, बिकॉज कामरान ने रिलाई किया किस पे, इसकी रिप्रेजेंटेशन पे जो इसने यासिर को बात बोली थी। बात समझ आ रही है? ये बात ज़रूरी नहीं है कि जाहिद ने जाके कामरान को बोली हो, जाहिद ने यासिर को बोली, यासिर ने कामरान को दे दी, कामरान ने जाके उसको लोन दे दिया, ठीक है, तो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। कह रहा है क्या साइलेंस रिप्रेजेंटेशन होती है? हाँ बिल्कुल, वो खामोश बैठा हुआ था, उसने अलाउ कर दिया सामने वाले को कि आप रिप्रेजेंट कर लो एज पार्टनर, तो बस फिर वो ये लायबल होगा यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, ये पढ़ लो, नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टी, वही वाली बात जो हमने ऊपर की है। अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, कह रहा है ज़मीर हु इज़ नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, ठीक है, ज़मीर ये कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, ज़मीर थर्ड पार्टी नहीं बल्कि ज़मीर एक बंदा है जो कि फर्म में पार्टनर नहीं है, कंसिस्टिंग ऑफ रहमान एंड सलमान, आर और एस की एक फर्म है जिसमें ज़मीर बिल्कुल भी नहीं है पार्टनर। ये अनवर को बताता है क्या कि पता है मैं यहाँ पे पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ। बाबर, अब बाबर इस केस में अनवर का दोस्त नहीं है, बाबर को कुछ पता ही नहीं है, अब बाबर ने उसको फर्म को क्रेडिट दे दिया और वो फर्म इंसॉल्वेंट हो गई। अब ये बात तो सिर्फ ज़मीर और जो भी है, क्या नाम है इसका, ए से कौन था, अनवर के दरमियान है, और ये बात तो बाबर तक कभी पहुंची ही नहीं है, तो फिर बाबर इसको लायबल नहीं ठहरा सकता। बात समझ आ रही है? तो थर्ड पार्टी का उस रिप्रेजेंटेशन पे एक्ट करना बेहद ज़रूरी है। ये तो वैसे ही मिसाल है जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी थी कि इफ़ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन डज नॉट डायरेक्टली क्या क्या इंग्लिश थी, हाँ डायरेक्ट उसका डिसीजन उस चीज़ पे बेस ना किया हो, ठीक है। चलो, कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ होल्डिंग आउट ऑन आउट गोइंग पार्टनर्स, कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट जो है ना वो अप्लाई होता है किस पे, रिटायरिंग पार्टनर्स पे, यानी कि जो रिटायर हो रहे हैं ना पार्टनर्स, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो पब्लिक नोटिस दे रहे हैं कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, वरना आप होल्डिंग ऑफ की बेसिस पे, होल्डिंग आउट की बेसिस पे पकड़े जाओगे, ठीक है। कह रहे हैं होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई नहीं होता, नोटिस देना किसको ज़रूरी नहीं है, डिसीज पार्टनर्स को। अजीब सी बात हो जाएगी ना, मरने के बाद नोटिस दे रहा होगा तो, ठीक है। वो कह रहे हैं स्टेट नॉट लायबल फॉर एक्शंस आफ्टर डेथ, यानी कि स्टेट लायबल होगा टू द एक्सटेंड ऑफ दैट डेट, जब तक वो बिजनेस में शामिल था, उसके डिसीजन शामिल थे, उसके बाद जो कुछ किया उसके लिए स्टेट लायबल नहीं होगा, ठीक है। अप्लाइज इवन विदाउट पब्लिक नोटिस। ओके, कह रहे हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर्स सीजेस टू बी पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, नॉट लायबल फॉर एक्शन आफ्टर द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, और फर्म लायबल नहीं होगी फॉर इंसॉल्वेंट पार्टनर के एक्शन। अच्छा जी, अब आ रहा है ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट। ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट में बता चुका था आपको ऑलरेडी क्या, कि ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है जी। सी को लगा कि वो बुढ़ा भी हो गया है, घर वाले कोई है नहीं आगे पीछे, किसको पैसे दे के जाए, तो एक काम करते हैं कि ये मस्जिद है ना, ठीक है, एक मस्जिद है, इसके लिए मैं अपनी जो इंटरेस्ट है पार्टनरशिप का वो वक्फ कर देता हूँ। तो इसने क्या किया, इस मस्जिद के नुमाइंदे को बुलाया और बोला भाई कि मैं अपना पूरा इंटरेस्ट इस मस्जिद के नाम ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मस्जिद क्या बन जाएगी इसके लिए, इस केस में ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट। अब जो भी इसका नुमाइंदा है वो क्या बन जाएगा, ट्रांसफरी, और ट्रांसफरर कौन होगा, सी भाई, ठीक है। इतना क्लियर है, कुछ भी नहीं है। पार्टनर क्या करेगा, अपने पार्टनरशिप के हिस्से किसी और को सरेंडर कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। वो ट्रांसफ़र करने के कई तरीके होते हैं, कई वेज होते हैं, होता है बेच दिया हो, होता है मॉर्गेज रखवा दिया हो लोन के एवज, होता है कि फुली चार्ज क्रिएट करवा दिया हो। चार्ज क्रिएट करवाना मतलब आपने किसी से लोन लिया है और आप किसी चीज़ के ऊपर चार्ज क्रिएट करवा देते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, राइट ऑफ ट्रांसफर ऑन डिसोल्यूशन। अब जैसे ये लेट से ये फर्म क्या हो रही है, डिसोल्यूट हो रही है, ये फर्म क्या हो रही है, बोलो भाई डिसोल्यूट हो रही है, तो फ़ौरन जो इस मस्जिद के नुमाइंदे हैं ना, अंकल टोपी वाले अंकल, इनको पता है भाई कि इस मस्जिद का जो है ना वो स्टेक है इसके बिज़नेस के अंदर। अब वो क्या करेंगे, वो बोल रहा है भाई डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो रही है, या तो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या तो फर्म क्या हो रही है भाई, डिसॉल्व हो रही है। अब क्या होगा, ट्रांसफरी इज़ इंटाइटल टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। कौन से एसेट शेयर करेगा भाई, जो उसके ट्रांसफरर का हिस्सा था, और वो अकाउंट फॉर कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन टू अ सर्टेन शेयर। वो अकाउंट्स मांगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ताकि अपना हिस्सा पता कर सके कि मस्जिद के नाम पे कितना मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरी। अभी जो कारी साहब है ना, कारी साहब जो मस्जिद के निगहबान है, जिनको हिस्सा मिला हुआ है मस्जिद के लिए, वो क्या करेंगे, वो भाई
कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं कर सकते जिससे दूसरे पार्टनर्स के दरमियान बिजनेस में करने में कोई मसला हो। कह रहे हैं इनको स्टेटस ऑफ पार्टनर नहीं मिलेगा, ये इंटरफेयर नहीं कर सकते कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में। नहीं भाई नहीं, उसको उधार दो, वो हराम है, ऐसी ऐसी बातें नहीं करो, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो सप्लायर मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका मेरे से फड्डा हुआ है, उसको उससे तो माल बिल्कुल नहीं खरीदना। तो ये ऐसी चीज़ों में आके इंटरफेयर नहीं करता बीच में, ठीक है जी। जो पार्टनर्स अग्री कर लेंगे उसी पे कारोबार चलता रहेगा। ये अकाउंट्स नहीं मांग सकते, ये जो है ना जनाब वो बुक्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, ये चैलेंज नहीं कर सकते अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एग्रीड बाय द पार्टनर्स। अब ऐसा नहीं होता कि अगर किसी को 5:2:1 मिल रहा है तो ये काये साहब कल को आके बोलें कि यार नहीं, ये जो ट्रांसफर ही था ना जिसने मुझे ट्रांसफ़र किया वो तो 1 वाला हिस्सा था उसका, नहीं आप 5 किस खाते में ला रहे हो, आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा मर के जाओगे तो वो ऐसी कोई बात नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलो, चैलेंज नहीं कर सकते अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एग्री बाय द पार्टनर्स, और सू भी नहीं कर सकते डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म को, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांसफर ही है। अब ये थोड़ी क्योंकि एक्चुअल पार्टनर नहीं ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो। चलो मैंने मान लिया ये ट्रांसफर ही जो था ये अपना पूरा हिस्सा इनको देके जा चुका था। अब ये जो मस्जिद के काई साहब हैं मस्जिद के लिए इस हिस्से के हकदार बन गए कि ऑन द बिहाफ ऑफ मस्जिद, लेकिन ये नहीं कर सकते कि यार एक काम करता हूँ, मैंने भी पार्टनरशिप एक पड़ा हुआ है, मैं सू कर देता हूँ रेजोल्यूशन के लिए, जैसे ही फर्म खत्म होगी सारा हिस्सा एसेट वैसेट बेच के अपना हिस्सा लेके साइड हो जाऊँगा, मस्जिद के पैसों में जमा करा दूंगा। वो ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनके पास लीगल स्टेटस ऑफ द पार्टनर मौजूद नहीं है। डन। चलो, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब बहुत आसान टॉपिक आने वाला है। क्या? देखो, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक चीज़ बखूबी पढ़ी थी, सीखी थी, सोची थी, समझी थी कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या होगा? बोलो भाई, वॉइड हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर पार्टनरशिप के अंदर आके हमने इसकी एक एक्सेप्शन पढ़ी, क्या? कि माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब मैं इस पूरे टॉपिक की ना आपको खुलासा और समरी बता देता हूँ। देखो, माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, अगर माइनर बेनिफिट्स में एडिड है पार्टनरशिप के, तो जब वो मेजर बन जाएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, जब वो मेजर बन जाएगा ना तो फिर उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू रखना चाहता है अपने आप को, या तो वो पार्टनरशिप में अपने आप को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। अच्छा, अब ये उसको कैसे पता चलेगा कि वो पार्टनर बन गया? हो सकता है उसको पहले से बताओ। अगर पहले से पता होगा उसको कि वो जब माइनर था तो वो एडमिटेड था किसी बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, तो फिर वो जब 18 साल का हो जाएगा तो विदिन 6 मंथ का टाइम है ना, ऐसे ही है, 6 मंथ का टाइम है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस देना पड़ेगा कि क्या वो पार्टनर बनना चाहता है या वो पार्टनर नहीं बनना चाहता। अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो फिर सारी जो लायबिलिटीज है ना वो रेट्रोस्पेक्टिवली इसके ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। और अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो फिर खल्ली वल्ली खत्म, अपना शेयर ले और साइड हो जाए। बात समझ आती है? अच्छा, व्हाट इफ उसको पता ही ना चले कि वो पार्टनर था, 18 साल का हो गया, अब उसको पता ही नहीं है, उसको 21 साल की उम्र में जाके पता चला, तो ऐसे में लॉ कहता है कि ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी और ऑन नोइंग द फैक्ट दैट ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप व्हिच एवर इज लेटर, ठीक है, तो उससे 6 महीने काउंट होना शुरू हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब वो कह रहा है भाई कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वाइड एब इनिशियो, ठीक है। पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कैन नॉट एंटर टू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद कंसर्न माइनर कैन बेनिफिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, ठीक है जी। पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, माइनर क्या करेगा? शेयर ऑफ प्रॉपर्टी लेगा, प्रॉफिट लेगा, एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ अकाउंट्स, नॉट बुक ऑफ अकाउंट्स, ये सिर्फ कॉपी ऑफ अकाउंट ले लेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं लेगा। नहीं, मेरा बचपन इससे बहुत बुरा था, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है जी। मैं अपने बचपन में ना वो VCR देखता था, मेरे घर में VCR था। हाँ, वो भी करता था बचपन में यार। मैंने ना कभी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकलने नहीं दिया, क्योंकि वो मेरा जो बचपन था ना वो पीक वाला टाइम था, भाई लोग वाला, दहशतगर्दी वगैरह भी थी, हालात भी बड़े बुरे थे, तो कभी घर से निकलने नहीं दिया। इवन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अफोर्ड कर सकते, तो मैं PS5 वगैरह भी खेलता हूँ, गेमिंग चेयर भी ली हुई है, सब कुछ ली हुई है। जब मैंने गेमिंग शुरू की थी ना, काउंटर स्ट्राइक खेलता था, तो जो रैक नहीं होता टीवी रैक के ऊपर कंप्यूटर रखा होता था और मॉनिटर होता था, LED थी नहीं, तो वो यूँ घुटने के बल बैठ के हम काउंटर स्ट्राइक खेलते थे। फिर जब पैसे आए तो टेबल ली, पर टेबल के ऊपर शिफ्ट हो गया, चेयर रख के, चेयर भी कौन सी? प्लास्टिक की, वो भी फिर कोई वाइट वाली जो चेयर आती थी ना, वो प्लास्टिक वाली चेयर। मैं घर में डोरेमोन देखता था। बेटा मैंने बचपन में से छोटा भीम देखा है, ठीक है, हाँ छोटा भीम देखा है मैंने, हाँ टीवी वाला, पोगो टीवी का, मेरा बचपन उसमें निकला है। मेरे दोस्त देखते थे Ben 10 और पता नहीं क्या क्या, मैं ही देखता था। नहीं, चुटकी को नहीं, छोटा भीम को देखता था भाई। तो नहीं वो कुछ भी नहीं देखा, पप्पा कुछ भी नहीं देखा। IGI खेली नहीं, IGI नहीं खेली,
मैंने अपने बचपन में जो गेम्स खेले ना, वो विकॉप 2, वर्चुअल कॉप 2 एक बड़ा मशहूर गेम था। वो नीड फॉर स्पीड 2, नीड फॉर स्पीड 2 में वो फरारी और वो ऊँट और वो गायें बैल सब आया करते थे, ठीक है। अच्छा, नीड फॉर स्पीड 2, NFS 2 के लिए नहीं, वेलो वेलो तो अभी बहुत नए गेम्स हैं ये। GTA वाई सिटी भी नहीं खेला, वो भाई कहता था बुरा गेम है, उसको नहीं खेलो। तो नीड फॉर स्पीड, काउंटर स्ट्राइक, और क्या है, वीक ऑफ 2, टेकन वेकन कहाँ था उस वक्त, PC पे था होगा, किंग ऑफ फाइटर खेला है। अच्छा, फिर न्यू जियो के जितने गेम्स हैं, न्यू जियो के जितने गेम्स हैं वो खेले हैं, सुपर मारियो खेला है, ठीक है। अच्छा, फिर जब मैं बड़ा हो गया था ना, मीम 32 और फ्रिज पे नहीं खेला, नहीं। CS2 खेलता हूँ, नहीं CS2 नहीं खेलता, आता ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ड्रैगन बॉल दी नहीं है, बहुत सारे बात के गेम है। फिर ख्याल जब फोर्टनाइट नहीं है, भी नहीं खेला। जब बड़ा हो गया ना, तो फिर वो फेसबुक पे मिनी क्लिप के गेम्स आते थे, 8 बॉल पूल, और एक आता था क्रिकेट मास्टर ब्लास्टर, तुमने किसी ने नहीं खेला होगा, वो बहुत पुराना गेम है। खेला है मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट, फेसबुक पे आता था, वो खेला है, ठीक है। तो ड्रैगन सिटी भी था, और वो एक क्राइम गेम भी आता था, वो भी खेला है। सर ये साथ रहते हैं, अलग है, अलग है। GTA नहीं, GTA सीरीज नहीं खेली, मेरा भाई कहता था अच्छा गेम नहीं है, नहीं खेलना, तो मैंने कभी GTA खेलने की टाइम नहीं ली। अरे यहाँ वो स्टार्टिंग में आती ना, उनकी से छुपाना पड़ता था। तो मुझे बताओ सब। नहीं सर, PlayStation 4 में तो अच्छा ऑप्शन था, बस फिर वही बाद में काम आएगा। गेम लगा के होम स्क्रीन पे RDR2 खेला है? नहीं यार, RDR2 डाउनलोड किया था, लेकिन खेलने के दिल नहीं करा। अनचार्टेड खेलिए सर, ये लड़की, तुम आयशा ये लड़का हो लड़की हो? टॉप क्लास है ये, अरे ऐश लिखा होगा वो। नहीं, आयशा कामरान नाम है भाई। मैंने अनचार्टेड 4 खेली हुई है, 4 खेली, 4 बहुत ज़बरदस्त था। फार क्राई भी नहीं खेली, PUBG भी नहीं खेला, PUBG खेला था बस मोबाइल पे। नहीं, 7 कलर्स, ये कौन सा गेम है? 7 कलर्स, अभी मैंने वो डाउनलोड किया था, वो सर अहमद जो गेम खरीदते ना बच्चे के लिए, उसकी आईडी मैंने अपने पास डाली हुई है, तो पेमेंट सर अहमद करते हैं, एंजॉय मैं करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो वो एक साथ डिवाइस चल जाती है। अब कौन खरीदे इतने महंगे महंगे गेम, वो कोई, अबे 18,000 रुपये का ना ब्लैक मैच वुकोंग, था 45 पाउंड का। कितने बनते हैं चेक करूँ? 420 रुपये का पाउंड पड़ा है आखिरी वाला। बहुत हाइक हो गई थी बीच में बहुत हाइक हो गई थी। सर को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। 16,000। अच्छा, फिर मैंने ब्लैक में बुक डाउनलोड किया, वो खेला, वो बंदरों वाला गेम है, गेम ऑफ द ईयर का मिलता है उसको अवार्ड, उस पर रेटिंग 10 है उसकी। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ख़रीदा फोर्जा होराइजन 5, ठीक है, वो फिर मैंने डाउनलोड कर लिया। अब फोर्जा होराइजन भी कभी कभार खेल लेता हूँ। मैंने सारे पार्ट्स खेले अनचार्टेड के। वाह भाई, सर 5-22 हो गए सर। कलमा पढ़ के मर जाओ। ठीक है, फीफा, हाँ फीफा खेला है मैंने, आखिरी बहुत लोगों के साथ खेला है, आखिरी 25 खेला है, अभी भी खेलता हूँ। फीफा खेलती है तो बताओ, अपनी आईडी शेयर करो, रात को मैच करते हैं एक फीफा 24 का, बल्कि आखिरी 23 पड़ा हुआ मेरे पास, या 23-24 है, ग्लिचेस बहुत है, बल्कि फीफा उड़ा दिया मैंने, माफिया नहीं, 24 खेल हैं यार। आजकल एक्टिव गेम्स में क्रिकेट 24 है, और रेसलिंग 24 और रेसलिंग 25 दोनों है, तो ये गेम मैं खेल सकता हूँ। क्रिकेट 24 खेलते हैं, ठीक है भाई। मेरी PSN आईडी क्या है? मेरी PSN आईडी ना हुदैर वसी ही है, ठीक है। ये मेरी PSN आईडी है, तस्वीर मेरी अपनी लगी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो क्रॉस प्ले होता है ना रयान, मैंने उस पर खेला है ना दोस्त के साथ, तो क्रॉस प्ले हो जाता है क्रिकेट 24 में। डन है, खेलते हैं, रात में मैच करते हैं, याद दिलाना। सर PC पर शिफ्ट कर लेने यार, मज़ा नहीं आता PC। मैं तो पोर्टेबल वो लेना चाह रहा हूँ अभी, PS5 पोर्टल। मेरे भाई खेलते हैं फीफा, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, आओ खेलें। अच्छा चलो आ जाओ यार, माइनर पे वापसी आ जाओ, बहुत बातें कर ली। तुम लोग बातें करो, फ्री होने लग जाते हो यार, गेम की बातें करते रहते हो यार। सर जो आके अभी खेलेगा ना हमारे साथ, टीचर्स इन्फ्लुएंस,
हाँ उंगली पकड़ो, हाथ पकड़ लेते हैं ये लोग तो, अनचार्टेड पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। आ जाओ, लायबिलिटी ऑफ माइनर। बोल रहा भाई जनाब माइनर लाइबल नहीं होगा फॉर फर्म्स एक्ट, ओनली माइनर का शेयर लाइबल होगा, यानी कि माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अच्छा जी, अब कह रहे हैं लिमिटेशन ऑफ माइनर इन पार्टनरशिप, कह रहे हैं पार्टनर का स्टेटस इसको नहीं मिलता, ये अगलों को सू नहीं कर सकता, ठीक है, फर्म में रहते हुए अगले बंदे को सू नहीं कर सकता, और इसके पास कोई एक्सेस नहीं होगा बुक्स का एक्सेप्ट फॉर अकाउंट्स। अच्छा, पोजीशन ऑफ माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस अभी अभी कर चुके हैं, डन। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ, कह रहे हैं माइनर को प्रूफ करना पड़ेगा लाजमी, कि उसको पता ही नहीं था, 22 साल का हो गया नन्हे काकू, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम पार्टनर हो, हैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते रहे, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम पार्टनर से, ठीक है, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है जी। दे मस्ट प्रूफ विद इन 6 मंथ ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी। पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट, हाँ जी, माइनर का अगर कोई गार्डियन है, हाँ जी, बॉस को ये बात बताया कि उसके पैसे आते हैं, पर वो गार्डियन का अकाउंट में आते हैं कि वो उसका क्या करता है, हाँ, तो उसके ऊपर बड़ा प्रूफ होगा नहीं उसको पता ही नहीं है। अच्छा जी, कह रहे पब्लिक नोटिस आपने 6 महीने के अंदर अंदर देना है, क्या क्या आप पार्टनर बनना चाह रहे हो या पार्टनर बनना नहीं चाह रहे? अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आपको समझा जाएगा कि आप पार्टनर्स हो आफ्टर 6 मंथ ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, डन। कह रहे हैं अगर आपकी एज ऑफ मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद क्या हैसियत है, अगर आप पार्टनर बनना चाहते हो तो फिर आप पर्सनली लायबल होगे फॉर ऑल दी एसेट्स एडमिशन एंड इनटाइटल्ड टू सेम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर आप सोचते हो कि यार नहीं मैंने पार्टनर नहीं बनना, अगर आपने पार्टनर नहीं बनना तो राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू रहेंगी अंटिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, नो लायबिलिटी फॉर एक्ट्स आफ्टर पब्लिक नोटिस एंड शेयर नॉट लायबल फॉर फर्म्स एक्ट आफ्टर पब्लिक नोटिस। कह रहे हैं मैं रोटी को चोची बोलता हूँगा 18 की एज तक, क्या बात। चलो, ये हमारा चैप्टर नंबर 13 ख़त्म हुआ, क्योंकि हमने बीच से स्टार्ट किया था तो इसका स्टार्ट का हिस्सा हमारा बाकी है। आ जाओ, ओके। कह रहे हैं जनाब पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, कह रहे हैं जनाब टू बाइंड अ फर्म, एक्ट जो बंदा करेगा ना वो एग्जीक्यूटेड इन फर्म्स नेम होना चाहिए और उसकी इम्प्लाइज हो, उसकी इंटेंशन से इम्प्लाई होता हो कि जनाब वो ये एक्ट फर्म को बाइंड करने के लिए कर रहा है। कह रहा है जनाब अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स में वो बात कर रहा है, कैपेसिटी टू बाइंड अ फर्म भी होनी चाहिए, वो एक्ट करेंगे एज एन एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स। टाइप ऑफ अथॉरिटी 3 तरह की होती हैं जो हम एजेंसी पढ़ के आ रहे हैं, एक्चुअल, इम्प्लाइड और अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिसका नाम था ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी भी कहते हैं ना इसको। अच्छा, एक्चुअल अथॉरिटी क्या होती है पढ़ के आ चुके हैं हम, ठीक है। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, बोलो भाई, जो उसकी पोजीशन से जाहिर हो रही हो। अच्छा, अब जनाब वो कहता है जनाब कि एवरी पार्टनर विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी में बाइंड द फर्म बाय फॉलोइंग एक्ट्स। कौन कौन से काम करता है भाई, बाय सेल करता है, पेमेंट रिसीव करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, अकाउंट सेटल करता है, एम्प्लॉय करता है, ड्रॉय करता है, चेक बना सकता है, मॉर्गेज प्लेज करवाता है, सू करता है दूसरे लोगों को, तो ये उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाले काम है। कह रहे जनाब कि ज़रूरी इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो क्या काम कर सकता है, इंपॉर्टेंट ये कि वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में रह के क्या काम नहीं कर सकता, ठीक है। वो क्या काम नहीं करता भाई, आर्बिट्रेशन, वो मैटर कोई आर्बिट्रेशन के पास नहीं लेके जा सकता, सब लोग कंसल्ट करेंगे फिर ही लेके जाएंगे। वो कोई बैंक अकाउंट नाम नहीं खुलवा सकता अपने खुद के नाम पे ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब वो तो समझौता, किसी क्लेम चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ अलग से वो जाके पर्सनली नहीं कर सकता। विड्रॉल और सूट नहीं कर सकता, कोई लायबिलिटी कोर्ट में जाके एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के नाम पे नहीं ले सकता अकेले जाके, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता जो फर्म के नाम पे है, और पार्टनरशिप के बिहाफ पे किसी और पार्टनरशिप बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता, कोई बिजनेस में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है जी, ओके। कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टनर, रिस्ट्रिक्शन इफेक्टिव होगी जब व्हेन थर्ड पार्टी इज अवेयर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, अगर थर्ड पार्टी को पता है रिस्ट्रिक्शन का, जब भी रिस्ट्रिक्शन का फायदा है। थर्ड पार्टी को नहीं पता तो फिर फायदा वो तो अथॉरिटी से एक्सीड कर जाएगा और थर्ड पार्टी को नुकसान बेयर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को नुकसान कभी भी अलॉट नहीं करते इस केस में, ठीक है। थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट इंडिविजुअल इज अ पार्टनर, कैसे आओ एग्जाम्पल समझो, पढ़ो एग्जाम्पल। कह रहे जाजिब एंड गालिब आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड रिस्ट्रिक्ट करती है एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ जाजिब टू बोरो मनी इन द नेम ऑफ द फर्म, ठीक है। जाजिब ने लेकिन फिर भी बोरो कर लिया सहार बैंक लिमिट से, द फर्म ऑफ जाजिब एंड गालिब इज लायबल टू SBL, क्योंकि बैंक को तो पता ही नहीं था रजिस्ट्रेशन का, बात समझ आती है, बात तो जब तक थर्ड पार्टी को पता हो ये रजिस्ट्रेशन का, ठीक है जी। आ जाओ, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी बाय कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है
कभी कभार ऐसा होता है कि उसको ना एक बंदे को कह दिया जाता है कि जनाब तुम जब माल बेचोगे ना तो तुमने 50,000 से ऊपर का माल नहीं बेचना, लेकिन हो सकता है वो 50,000 से ऊपर का माल बेचे, 70,000 रुपये का माल बेच दे। अब क्या होगा, अब बाकी पार्टनर्स चाहें तो उसके एक्ट को रेटिफाई कर सकते हैं। अगर बाकी पार्टनर्स ने उसके एक्ट को रेटिफाई कर दिया, रेक्टिफाई नहीं बोला, रेटिफाई कर दिया, तो इससे सारे शक व शुबहात दूर हो जाते हैं, धुल जाते हैं, मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शन थी भी या नहीं थी। ठीक है, अच्छा जी। पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, एजेंसी के अंदर पढ़ चुके हैं, बात समझ आ रही है, क्लियर है, सेम चीज़ है। ओके, कह रहे जनाब इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, एडमिशन सर्व्स अगेंस्ट द एक्ट, एडमिशन सर्व्स एज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म, अगर वो रिलेट करता हो फर्म के अफेयर से और ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या हो। जैसे एक बंदा कोर्ट में खड़ा हुआ है पार्टनर, और वो ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हमारी फर्म ने टैक्स चोरी की है, हमारी फर्म ने टैक्स एवेजन की है, तो फिर वो सफिशिएंट एविडेंस माना जाएगा अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, अच्छा। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर, कह रहे जनाब अगर किसी को नोटिस भेजना है, फर्म को कोई ना कोई किसी चीज़ से आगाह करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव पार्टनर को नोटिस भेजना पड़ेगा। अगर एक्टिव पार्टनर्स को नोटिस भेज दिया तो इसका मतलब है कि सभी को नोटिस भेज दिया। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जनाब अगर ARTT को कोई चीज़ इतला करनी है, ARTT को कोई चीज़ पहुँचानी किसी ने, तो वो क्या करते हैं, सर अहमद को नोटिस भेज देंगे। ठीक है, अगर सर अहमद को नोटिस भेज दिया इसका मतलब है कि ARTT को वो बात मालूम चल गई, क्योंकि किसी ना किसी एक्टिव बंदे को भेज दो जो ऑर्गेनाइजेशन में बाकी सारे लोग उनको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अज्यूमिंग कि वो नोटिस जो आप भेज रहे हो वो रिलेट करता हो क्या अफेयर्स ऑफ द फर्म से, और वो एक्टिव पार्टनर को दिया हो, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं दिया हो, और आपको ये पता हो कि यार वो नोटिस पढ़ने वाला ना फ्रॉड नहीं करेगा, उसको फाड़ के नहीं फेंक देगा। ठीक है जी, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अच्छा जी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी स्टडी कर चुके हैं क्या, कि अगर एक बंदे से गलती हो जाए, एक पार्टनर से गलती हो जाए, एक बंदा फ्रॉड कर ले तो फिर वो बाकियों को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। ठीक है जी, और अगर थर्ड पार्टी का नुकसान हो जाए तो थर्ड पार्टी को फर्म कंपनसेट करेगी, और आपस में पार्टनर्स एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होंगे। लायबिलिटी फॉर मिस अप्रोप्रिएशन बाय पार्टनर्स, मिस एक्टिफिकेशन बाय पार्टनर्स, कह रहे हो सकता है कि पार्टनर्स कोई प्रॉपर्टी या मनी रिसीव करें, उसको अपने सप्लाई कर दें। हो सकता है कि फर्म कोई रिसीव करे मनी, ठीक है, और उसको मिसअप्लाई कर दे। एग्जाम्पल पढ़ लो, कह रहा है आरिफ बासित एंड कासिम आर पार्टनर्स इन इंस्टॉलमेंट सेल बिजनेस। आरिफ ने एक बंदे को बोला कि यार 1 लाख सिक्योरिटी सपोर्ट जमा करा दो और मैं तुम्हारे नाम पे ना गुड्स खरीद लूँगा, लेकिन क्या हुआ, आरिफ ये लेके क्या हो गया, मार्केट से शॉर्ट। ठीक है, द अदर पार्टनर्स विल बी लायबल फॉर द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज सिक्योरिटी वॉज गिवन टू आरिफ, जब वो फर्म में बैठा हुआ था और अपनी अथॉरिटी के अंदर एक्ट कर रहा था। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आती है, क्लियर है। यहाँ पे हमारा 2 दिन का ग्रैंड ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होता है। इत्तेफाक की बात है कि कल भी हमने 5:30 बजे ख़त्म की थी, आज भी 5:30 में हो ही गया। ठीक है जी, चैप्टर नंबर मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या हमारा रह गया है। ठीक है, इस ग्रैंड ऑपरेशन में हमने डिस्कस किया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा, ये जो 2 से लेकर आपका 10 तक का एरिया है ना कॉन्ट्रैक्टेड का, आई ये वाला, ठीक है, ये कमोबेश कितने नंबर का आता है बोलो, ये कमोबेश आता है 50 से 60 नंबर, एवरेज पे 50 मार्क का टेस्ट होता है। बस अच्छा, एक लीगल से जैसा जो पार्टनरशिप और नेगोशिएबल का एरिया कितने का मार्क्स का टेस्ट होता है, 30 मार्क्स। सुकून से सेफली कितने नंबर का एवरेज आ रहा है, 30 नंबर का आ रहा है। ठीक है, कम से कम 30 मार्क का आ रहा है। ठीक है, ये आपके हो गए कितने मार्क्स बोलो भाई, 80 मार्क्स। अच्छा, अब इसमें जो 10 नंबर की ग्रेड है, 5 से 10 नंबर की, वो आ रही है तकरीबन आपकी लीगल सिस्टम की। अगर मैं तकरीबन 8 नंबर और लगा लूँ, कितने हो गए, 10 नंबर लगा लूँ ना, 10 मार्क्स आ गए आपके किससे, लीगल सिस्टम से। ये फिक्स 10 मार्क्स हैं। ठीक है, और बाकी, हाँ, और जो बाकी के 10 मार्क्स हैं आपके वो कहाँ से आएंगे, चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 से मिला के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 100 मार्क्स का पेपर। अच्छा, अब ये जो आपका तकरीबन 20 मार्क्स का एरिया मैंने रिवाइज़ नहीं करवाया है, इसके लिए करना क्या है,
इसके लिए आपने क्या करना है, कस्टमाइज बैच का पोर्टल लेना है, ठीक है। कस्टमाइज बैच का पोर्टल लेने के लिए ARDT एडमिन से आप रब्ता कर लें 031111444090, ठीक है। इसके लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसका क्या करना है, आपने लीगल सिस्टम को याद करना है, क्योंकि वो जो चैप्टर है ना वो प्योर रट्टे वाला चैप्टर है, उसमें कुछ समझना नहीं है, उसमें कोई केस स्टडी ऐसा चाहती नहीं है, वो रट्टे वाला ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 16, 17, 18 और 1 उसका आपने याद करना है। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 पे ना लोग यकीन करो कि 10 से 12 घंटे लगा देते हैं पढ़ाने के लिए। मैं चैप्टर नंबर 1 को 2 घंटे के अंदर कराया हुआ है, आसान करके कंसाइज करके बता दिया। इसको आप इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगर तो 5 बस कर याद चैप्टर नंबर 1 के 5 से कर लो, और जो एरिया रह गया है वो तो फिर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी पूछा नहीं, इस बार पूछ सकता है, ठीक है। तो 5 पेपर भी करना है और अदर देन 5 पेपर भी आपने करना है, ठीक है। अच्छा, 1.75 की स्पीड में लिया जाता है, पता नहीं याद। चैप्टर नंबर 1 अगर किसी को लीगल सिस्टम का याद नहीं हो रहा तो उसके लिए सलाह क्या है, उसके लिए सलाह ये है कि यार आपने जैसे उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ना, अगर उसके अंदर लेट से 8 सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई 8 सब टॉपिक आ रहे हैं तो एक सब टॉपिक आपने रोज़ याद कर लेना है, ठीक है, और अगले दिन उसको उठ के रिवाइज करना है और फिर दोबारा याद करना है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए फाइनल एडवाइस क्या है, आप लोगों के लिए फाइनल एडवाइस क्या है? देखो, लेक्चर तो आपने ले लिए ना, लेक्चर्स आपने ले लिए हैं, आपको लेक्चर्स में कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 उठाना है, ठीक है, उसको करना है बुक से रिवाइज, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने उसके पास से उठाने सॉल्व करना है, ठीक है। लेटेस्ट अटैम्प्ट उठाने हैं, मेरी बुक में लेटेस्ट अटैम्प्ट ही आ रहे हैं, लेटेस्ट अटैम्प्ट उठाने हैं और पिछले 4 से 5 सवाल अटैम्प्ट के सॉल्व कर लेने हैं। 5 अटैम्प्ट में जितने सवाल हैं ना, इनके 5 से 6 सवाल, अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन आपने, ठीक है, फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्ड लिस्ट,